हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर PYQ सीरीज। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केटर करती है, उसका एनालिसिस बताती है कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है आपके आरपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। ऑलराइट, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर कर ली थी, उसके बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट करी है। आज इसका सेशन 2 है जिसके अंदर हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2024 के और 23 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे कल। आज हम लोग उसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड उनसे डील करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों को इस सीरीज का देखने का जो मोटिव है, बताने का जो मोटिव है वो ये है दैट आरपीएससी एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो करता है और अगर आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आधे से ज्यादा जो पेपर है आरपीएससी का वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है ये क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज और आर मेंशन्ड इन व्हाट, इन the preamble of right to information act. what it is asking you that इनमें से कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है, इनमें से कौन सा जो टर्म है वो हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो है उसके प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, दिस इज द बेसिक सोल मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट कि हमारे जो सिस्टम है उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो इंफॉर्मेशन की, लोगों को पता हो कि सरकार एग्जैक्टली क्या कर रही है, तो लोगों के पास एक अधिकार है वो जानने का और उससे क्या बनेगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी। यस, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। रिवीलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का रिवील होना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिव। राइट टू इंफॉर्मेशन से हमें जानने का मौका मिल रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने क्या हो रही है, रिवील हो रही है। यस और नो, सो दिस वन ऑप्शन इज ऑल्सो व्हाट, करेक्ट, सॉरी। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, ऑफ कोर्स अगर सिटीजन्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, और उनको उन क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा है तो वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे, वो विजिलेंट रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी विच इज देयर इन योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रियम्बल। यस, ऑफ कोर्स। पैरामाउंटसी ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल, पैरामाउंटसी ऑफ व्हाट, डेमोक्रेटिक आइडियल। डेमोक्रेटिक आइडियल्स को हम पैरामाउंट के ऊपर रखते हैं। यस, डेफिनेटली डेमोक्रेसी को सब्सटैंशियली गारंटी करने के लिए ही ये एक्ट आया था, so that people know that what the government is doing. People should have the right to know, to question, right? So this is also correct. तो आपका चारों ऑप्शंस करेक्ट है। नाउ सी वेयर फॉर ऑल फोर ऑप्शंस आर गिवन, all four options are given in your option number 4, 1 2 3 and 4. So your correct option will be what, option number 4. Why? Because all of these terminologies are there in the preamble of Right to Information Act 2005. ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस एक्ट से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कोर सब्जेक्ट्स, कोर टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंस के हैं आपके आरपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक और है क्वेश्चन 2016 का। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन था। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, स्वर्ण सिंह कमिटी। यस और नो, ठीक है। कब आई थी ये, 1976 के अंदर। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 1976 के अंदर आई थी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इतना देखो सबको क्लियर है। एक ही टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, उससे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको कोर थीम क्या पता चली कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को खंगाल दिया। अब एक भी क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर फंडामेंटल ड्यूटीज से आता है तो आप उसका इजीली जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो यही मोटिव होता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है,
लिस्ट 1 में क्या दिए हुए हैं आपके, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं। इससे पहले हमने डीपीएसपीस का देखा था ये क्वेश्चन, यस और नो, हमने अभी डीपीएसपीस का देखा था ये क्वेश्चन। तो डीपीएसपीस के अंदर क्या दिया हुआ था, डीपीएसपीस दिए हुए थे यहाँ पर बहुत सारे और उनके आर्टिकल्स दिए हुए थे यहाँ पर बहुत सारे, राइट। तो हम अब आगे चलते हैं। देखो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है आपका, एक राइट है अंडर व्हाट, अंडर योर राइट टू इक्वालिटी, यस और नो। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपका एक राइट है ना, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो जब हम अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत आएगा ये, इट विल कम अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल 18, yes or no? Abolition of titles comes under your article 18 of the constitution। तो हमारे ये दो ऑप्शंस थे, ए का हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्यों, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 के अंदर आता है। तो ये हमारे दो ऑप्शंस हैं जिसमें ए का कोई और ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 2 नहीं है, ए का क्या है 3 है, तो ए का 4 भी नहीं है, तो ए का 2 हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं। अब इन दो ऑप्शंस के अंदर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा राइट, फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है ये, यस और नो। सेकंड का राइट टू फ्रीडम का आपका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 26। फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स आपका आर्टिकल कौन सा है, आपका आर्टिकल 26। देखो बी का 4 कहाँ है, बी का 4 is in your option 3, तो option 3 is your correct answer, but still we will see the other articles as well। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ minorities, हमने देखा था लिंग्विस्टिक minorities की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे यहाँ पर, yes or no। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, और आर्टिकल 29। सो सी का क्या हो गया, 1 हो गया, सी का 1 करेक्टली मेंशन्ड है यहाँ पे। देन योर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका कौन सा आर्टिकल आ गया, 21A, ठीक है। इनिशियली नहीं था, बाद में इसमें ऐड किया गया है, जिसमें आपके 6 to 14 ईयर्स की जो प्राइमरी एजुकेशन है आपके, उसको क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके क्या है, आपके आर्टिकल्स आए मैच करने के लिए। इसी ट्रेंड को देखते हुए फिर बाद में क्या चीज आई थी, अभी हमने देखा था पहले वाले वीडियो के अंदर कि आपके डीपीएसपीज और उसके आर्टिकल्स आए थे मैच करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज द ट्रेंड, ओके। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज, कब हुआ था, पता है हम सब लोगों को, इट वाज व्हाट, 12th of October 2005। बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यस और नो, फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, 12th of October 2005। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जब भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ोगे आप ये डेट जरूर पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखना है, हर एक फैक्ट को भी नहीं छोड़ना है और हर एक एनालिसिस को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब ट्रेंड कैसा हो गया है, फैक्ट प्लस क्रिटिकल एनालिसिस दोनों का एक मिक्सचर हमारे पास देखने को मिल रहा है हमें हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। ये 2013 का क्वेश्चन है दो, बट अभी भी ट्रेंड में क्या है, फैक्ट्स भी हैं आपके और क्रिटिकल एनालिसिस भी आ गया है। अब पहले सिर्फ फैक्चुअल था, अब फैक्चुअल के साथ साथ क्रिटिकली हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं 2013 का। आफ्टर देखो दो चीजें दी हुई हैं, पहले देखते हैं, असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। असर्शन इज व्हाट, द एग्जामिनर इज असर्टिंग ऑन द स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर वो देता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या जो रीजन दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है। अब हमें क्या देखना है कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर सही है तो क्या वो स्टेटमेंट का सही रीजन है। आगे चलते हैं। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन मनेका गांधी केस 1978, practically the doctrine of due process of law is followed in India। जो मनेका गांधी केस हुआ था 1978 के अंदर, उसके बाद से प्रैक्टिकली डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, वो क्या हो गया है हमारे यहाँ पर, फॉलो होने लग गया है इंडिया में। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, यस और नो।
आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है हमारे पास में। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? एक तरीके का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है। कहाँ से हमने बोरो किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? कहाँ का मेन स्पिरिट है ये? यूएसए का है आपका। यस और नो? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मतलब जस्टिस को इन्होंने सब्सटैंशियल कर दिया है कि हम सिर्फ लॉ को एक नजरिए से नहीं देखेंगे, ठीक है। वी विल इंश्योर व्हाट? वी विल इंश्योर जस्टिस, दैट इज योर व्हाट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि फॉलो होने लगा इंडिया के अंदर आफ्टर योर मनेका गांधी केस इन 1978। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ according to article 14 of the constitution, state cannot indulge in what? Arbitrations. According to article 14 of your constitution, state cannot indulge in arbitrations. Correct है ये? Yes or no? This particular statement is absolutely correct. 14 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत स्टेट जो है आर्बिट्री नहीं हो सकती, है ना। हमारे पास में फंडामेंटल राइट है। यस और नो? स्टेट के आर्बिट्रेशंस इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, रूल ऑफ लॉ और आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आर्बिट्री नहीं हो सकता। सो द स्टेटमेंट एज वेल एज इट्स रीजन इज व्हाट? इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। तो देखो 2013 के अंदर भी जो है ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे। यस और नो? मतलब ये हमारा अभी का जो है वो नहीं है, ये आपके स्टार्टिंग के अंदर भी आपसे प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following regarding the power of governor to reserve a bill passed by legislature for consideration of the president of India. आपको पता है आर्टिकल 201 के तहत और आर्टिकल 200 और 201 के अंदर क्या दिया हुआ है? आपके प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है टूवर्ड्स अ बिल, और उसमें से एक क्या है? दैट ही कैन रिजर्व दैट बिल, ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा बिल जो है वो रिजर्व कर सकता है? पहला हम देख लेते हैं, इफ इट इज इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर वो बिल जो है वो डायरेक्ट अपोज कर रहा है किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। यस, वो बिल रिजर्व किया जा सकता है। यस और नो? आगे चलते हैं। इफ द बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो भी वो रिजर्व कर सकता है, बिकॉज नेशनल इंपॉर्टेंस इज एट द टॉप मोस्ट लेवल फॉर अस, राइट। फिर इफ इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है तो भी गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए एक बिल को, राइट। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। इफ अ बिल डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? बिल्कुल कर सकता है। इस सिचुएशन के अंदर भी अगर जो आपका बिल है वो डील कर रहा है किस पे? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31(3) के तहत, तो भी कर सकता है। तो चारों सिचुएशंस के अंदर द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 2013 का ये क्वेश्चन है। इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस देखो 2013 में भी पूछे गए। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, जो कि आपका 2013 के अंदर पूछा गया था। क्या बोल रहा है ये? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैज बीन अडॉप्टेड। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैज बीन अडॉप्टेड to give effect to both fundamental rights and directive principles of state policy as much as possible. आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो बैलेंस करके चलती है किसको? आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस को, राइट। कोई भी एक दूसरे को ओवरपावर ना करे, इसलिए ये डॉक्ट्रिन हमारा सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट, ठीक है। इन मिनर्वा मिल्स केस 1980, द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड द प्रेफरेंस ऑफ directive principles mentioned in 39B and C over the fundamental rights mentioned in article 14 and 19। नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, बल्कि मिनर्वा मिल्स केस में तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। yes or no? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं they must be what? they must be balanced। किसी को भी प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, राइट।
उनके बीच में एक क्या बनाने की कोशिश की गई थी कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए, ठीक है। समझ में आई इतनी बात सब लोगों को? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट ओनली वन इज ट्रू, so your correct option will be option number 1. all right, so this was your all the things जो आपके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपीस के अंदर पूछी गई हैं आज तक, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग दीज 2 videos you people must have understood कि भाई इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्या ट्रेंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ट्रेंड जब आप एक बार समझ जाओगे, देखो मैं बार बार मैं वही चीज बोल रही हूँ आप लोगों को कि ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। आप खुद प्रिडिक्ट करोगे क्वेश्चंस कि भाई ये आएगा इस बार, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करो कि आप जो है हर चीज ना पढ़ के जो चीज रिक्वायर्ड है सिर्फ वो पढ़ो। और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं आपके पीवाईक्यूज और सिलेबस। पीवाईक्यूज और सिलेबस को घोल के पी जाओ, आपका एग्जाम क्लियर है, ये समझो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस को ऑनेस्टली मेमोराइज करो, एनालाइज करो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे मैं आने वाली हूँ और जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर पीवाईक्यू एनालिसिस हम करेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर। तब तक अपनी प्रिपरेशन को जो है थोड़ा फोकस्ड करो और सही लाइन के ऊपर चलो। हर चीज मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करो और सिर्फ उसी चीज को फॉलो करो और अपनी प्रिपरेशन के अंदर आगे बढ़ते रहो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।